परिस्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाती हैं और पूरी तरह परिपक्वता वो आ नहीं पाती जो आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर सारे कौशल की बात करें तो एक आधार रूप लेसन प्लान का बनता है और हम लोगों ने भी बहुत अनुभव किया होगा और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर भी जब एग्जामिनर बन के जाते हैं और बच्चा सामने फाइल 4 पेज की लेके खड़ा हो जाता है, उसे ये नहीं पता होता कि ये पाठ्य योजना क्या है, कैसे पढ़ानी। अगर क्लास में हम टीचिंग भी कराने जाते हैं, पता ही नहीं है उसको कि हम प्रश्न पत्र प्रश्नों को कैसे पूछें, कौन कौन से प्रश्न कब कब पूछें, टीएलएम का प्रदर्शन कब करें, कैसे हाव भाव हमारे हो, बहुत सारी चीजें हैं और हमें उनका मूल्यांकन करना पड़ता है उन दशाओं में। और उसका मूल रूप यही है कि शुरुआत में यही प्रथम सेमेस्टर में जो ये हमारा पेपर है, इसी पे ही वो फोकस अगर नहीं किया जाएगा कि बच्चा एक तो ऑब्जर्वेशन का पूरा अवसर पाता है कि नहीं, और पाने के बाद जो अनुभव लेता है उसके आधार पर वो अपना लेसन प्लान किस प्रकार तैयार करता है, कितनी संकल्पनाएं लेकर तैयार करता है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो सर्वप्रथम अगर हम पाठ्यक्रम परिचय के रूप में देखें तो हमारा जो सिलेबस कहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और जिसका आरसीआई ने बनाया भी है, कि छात्राध्यापकों द्वारा संचालित कक्षाओं का अवलोकन करना है बच्चे को। संचालित कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियों का अवलोकन एवं विचार करना है उसको, क्योंकि बहुत सारे जो जब डेमो होते हैं क्लास में तो जो रेगुलर शिक्षक होते हैं वहां के बहुत सारी शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं, और जब बच्चा हमारा छात्राध्यापक उनको देखता है तो बहुत सारी चीजें संकल्पना में आती हैं उसके, और वो जब देखता है तो उसी तरह अनुकरण करने का प्रयास करके वो अपने लेसन प्लान में उन चीजों को संग्रहित करता है। इसके बाद शिक्षण से पूर्व पाठ्य योजना तैयार करने की आवश्यकता को समझना कि आवश्यकता क्यों है, बिना लेसन प्लान के नहीं पढ़ाया जा सकता, ये भी उसे समझना होता है अवलोकन के दौरान। नेक्स्ट, फिर आता है महत्वपूर्ण उचित चरणों का उपयोग कर पाठ्य योजनाएं तैयार करने की पद्धति से परिचित होना। तो अगर हम बच्चे को वो उचित चरण का अभ्यास नहीं कराते, एक एक चरण उसे नहीं समझाते, उनका डेमो उसे नहीं दिखाते, अवलोकन करने का अवसर हम नहीं देते, वो सूचनाएं अवलोकन के दौरान वो सूचनाएं वो एकत्र करके अपने पास संग्रहित नहीं करता, उनका विश्लेषण नहीं करता, तो मेरा मानना है कि वह सही लेसन प्लान बनाने की स्थिति में नहीं होगा। फिर इसके बाद पाठ्य योजनाएं तैयार करने का कौशल विकसित करना, क्योंकि जब तक ये उचित चरणों का अभ्यास नहीं हो पाएगा तब तक वह सही तरीके से पाठ्य योजना तैयार नहीं कर पाएगा, न उन सारे कौशलों को अभ्यास कर पाएगा। और लास्ट में वो सिलेबस के अनुसार की जो ये अवलोकन करना है छात्राध्यापकों को, वो विभिन्न विषयों की 20 कक्षाओं का अवलोकन कराने के बाद फैकल्टी उसको पाठ्य योजना निर्माण का निर्देश देगा और उनका निर्माण कराएगा। तो ये तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कि ये हमें कराना है, लेकिन कैसे कराना है। नेक्स्ट, अगर हम इन जो भी उद्देश्य दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, अगर इनका हम क्रियान्वयन कराना चाहें छात्रों को, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि हम बच्चे को अवलोकन के लिए कहां पे ले जा रहे हैं। मे बी वो स्पेशल स्कूल हो सकता है, मे बी वो समावेशित विद्यालय की कक्षा हो सकती है, मे बी वो सामान्य विद्यालय की कक्षा हो सकती है, और मेरा जो अनुभव है कि तीनों जगह पे इनको अवलोकन बच्चों को भेज के कक्षाओं का अवलोकन तीनों प्रकार की कक्षाओं में कराना अति आवश्यक है वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए। अब इसके लिए चूंकि अवलोकन तो वो करेंगे, लेकिन इतनी सारी चीजों का अवलोकन करना होता है, उसको अगर एक मतलब कोई निर्धारित प्रारूप तो नहीं है, लेकिन कुछ सूचनाओं के साथ अगर प्रारूप की रचना कर दी जाए सेंटर लेवल पे ही, तो वो सारी सूचनाएं बच्चा इकट्ठी करके और उनका विश्लेषण करने के उपरांत शायद वो लेसन प्लान बनाने में उसको सहयोग प्रदान करें ये सारी सूचनाएं। तो जो प्रारूप सेंटर वाइज या फैकल्टी अपने हिसाब से बनवा सकती है बच्चों को, उसमें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको अवलोकन कराना है उसका नाम,
जिस कक्षा में चूंकि एक साथ अगर आप 35 बच्चे को आप अचानक किसी विद्यालय में ले जाओगे और बिना टाइम टेबल के ले जाओगे तो भी आपाधापी हो जाती है। तो पहले से ही जैसे टीचिंग प्लान के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे अवलोकन के लिए भी एक टाइम टेबल की रचना फैकल्टी स्तर पे या संस्थागत स्तर पे की जानी चाहिए कि कितने बच्चे किस क्लास में बैठ के अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन की जाने वाली कक्षा कौन सी होगी वो बच्चा भरेगा कि हमने किस कक्षा का अवलोकन किया, वहां पे कौन सा विषय चल रहा था, चूंकि 20 अलग अलग विषयों का उसे अवलोकन करना है तो संचालित कक्षाओं में कौन से उस समय विषय चल रहे थे उनका अवलोकन करना है। फिर अगर सोशल स्टडी या इस तरह के विषय चल रहे थे तो उसमें इतिहास भूगोल उप विषय के अंतर्गत आते हैं, या हिंदी का चल रहा है तो गद्य पद्य क्या चल रहा है उसकी सूचना एकत्र करना कि उप विषय के अंतर्गत क्या चल रहा था। इसके बाद कक्षा में उपस्थित कितने छात्र थे जहां पे ये अवलोकन हो रहा है, वहां पे छात्रों की संख्या कितनी थी। अगर और डिफर करते हैं आप समायोजित कक्षा की बात करते हैं तो दिव्यांग बच्चों की संख्या कितनी थी, सकलांग बच्चों की संख्या कितनी थी, ये भी आप सूचना प्रारूप में डाल सकते हैं। जो अध्यापन रेगुलर अध्यापक जो अध्यापन करेगा जिसका अवलोकन हमारे बच्चे करेंगे उनका नाम आप नोट करा सकते हो बच्चे को। कितनी देर का पीरियड आपने दिया है उन बच्चों को अवलोकन करने का, वो अवलोकन का समय 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का जो भी पीरियड है वो इस प्रारूप में आप डाल सकते हो। छात्रों के बैठने की योजनाएं कि मतलब किस रूप में छात्रों को बैठाया गया है क्लास सीटिंग में, मतलब किसी भी रूप में आगे बड़े बैठे हैं पीछे छोटे बैठे हैं, कोई क्रम नहीं है या क्रमानुसार बैठे हैं, या मतलब किस रूप में कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं उनके बारे में वो बच्चा सूचना एकत्र करेगा अवलोकन के उपरांत। फर्नीचर की स्थिति क्या है कि मतलब वो कौन से फर्नीचर है, किस प्रकार के हैं, बेंच कुर्सी अलग अलग है, सेपरेट है या एक साथ है, क्योंकि तो उसका भी क्लास मैनेजमेंट में बड़ा असर होता है। यू शेप का है या किस तरह का एल शेप का है, कैसे है, ये सारी सूचना प्रारूप में अवलोकन के प्रारूप में बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं। विद्यालय का प्रकार क्या है, सामान्य विद्यालय है, विशेष विद्यालय है या समावेशित विद्यालय है, उसको बच्चा सूचित करेगा। श्यामपट्ट या श्वेत पट की स्थिति क्या है, क्योंकि कहीं कहीं पे श्यामपट्ट लगा होता है, कहीं कहीं पे श्वेत पट लगा होता है, तो बीच में है या बीच से थोड़ा सा किनारे है, क्या स्थिति है, उसकी स्थिति वो बच्चा अपनी सूचना प्रपत्र में भरेगा। कक्षा में अध्यापक का मतलब अध्यापक कहाँ पे खड़ा होके व्याख्या कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है, इसको भी वो अवलोकन, चूंकि बच्चे को सारी चीजें अवलोकन करनी है तो इसको भी सूचना प्रपत्र में अपने वो नोट करेगा। इतना करने के बाद ये तो हो गई क्लास की स्थिति अवलोकन की, और साथ में इस प्रारूप में आप कुछ चीजों को और डाल सकते हैं। शिक्षण रणनीतियां, जो शिक्षण चूंकि अवलोकन करने गया है पूरी क्लास का वो बच्चा आपका, तो ऐसी स्थिति में शिक्षण रणनीतियां जो सामान्य अध्यापक वहां पे उपयोग कर रहा है, बच्चे को नोट करने में, सूचना एकत्र करने में सरलता होगी। तो इसमें शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा शैली कौन सी है, प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण रणनीतियां, अब बहुत सारी रणनीतियां हैं, कब वो व्याख्या कौशल का प्रयोग कर रहा है, कब सामान्य अध्यापक वहां क्लास में अध्यापन करेगा, तो जब वो अपनी चीजों को प्रस्तुत करेगा, शिक्षण बिंदुओं को, साथ में शिक्षण सामग्रियों को भी प्रस्तुत करेगा, तो कौन कौन सी उपयोग उसने शिक्षण सामग्रियों का किया, ये भी बच्चा अवलोकन करके सूचना एकत्र कर सकता है। फिर साथ में अब स्थिति आती है कि पाठ योजना सामान्य अध्यापक जिसका अवलोकन करने बच्चा गया है वह किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, तो उनकी सूचना एकत्र करने के लिए भी ये सारी चीजें प्रारूप में आप डलवा सकते हो कि प्रकरण की प्रस्तावना उसने कैसे प्रस्तावित की, प्रस्तुतिकरण की उसकी स्थिति क्या है, और जो शिक्षण कौशल का अवलोकन हुआ उसमें
आबलिक आबलिक करके, क्योंकि बच्चा कुछ चीजों पर टिक लगा सके, क्योंकि सारी चीजें हो सकता है उस क्लास में शिक्षक के द्वारा रणनीतियों के रूप में प्रयोग न हुआ हो, तो कौन कौन से कौशल या रणनीतियां प्रयोग हुई हैं उस पे बच्चा टिक लगा सकता है, ये बच्चे के लिए सरलता हो सकती है। तो आप अगर ये सारे कौशलों को इसमें कि पाठ्य योजना का कैसे वो करें, अब उचित चरण जो आप सब ने अपनाया ही होगा, चूंकि इतने दिनों से ये पेपर चल रहा है, आपने लेसन प्लान भी बनवाया होगा, ये पेपर भी कंडक्ट कराए होंगे आपने, लेकिन हमारा जो अनुभव है कि इन चरणों का उपयोग करते हुए ये अच्छे से बच्चे को तैयार कराया जा सकता है और मूल्यांकन के दिन इसी चरण को अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों की रचना, जैसा कल ब्रजेश सर के द्वारा भी ये चीजें स्पष्ट की गई थी कि कैसे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य की रचना की जाती है, अंतर क्या होते हैं, ये सारी चीजों को समझाते हुए पाठ्य योजना चरणों को उद्धृत किया जा सकता है। प्रकरणानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री निर्धारित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन कैसे वो बच्चा करे, कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना प्रश्नों की रचना करना, कैसे, चूंकि प्रस्तावना प्रश्न भी अपने आप में एक रचना करने का कौशल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रस्तावना का प्रश्न की रचना बच्चा कैसे करेगा इसको भी उसे आना चाहिए। उद्देश्य प्रस्तुत करने के लिए जो उद्देश्य कथन के रूप में हम कथन को बोलने के लिए किस प्रकार वो रचना करे उसको भी महत्वपूर्ण है। वाचन, चाहे कथन की बहुत हिंदी वगैरह में आपने देखा आदर्श वाचन या इस तरह के वाचन की बात कही जाती है, या सामाजिक विषय के रूप में अध्यापक कथन करता है, तो किस प्रकार की पद्धति वहां पे होगी इसका भी अभ्यास इसी चरणों के अंतर्गत कराया जा सकता है। इसके बाद कई सारे प्रश्नों की रचना करनी होती है और वो प्रश्न अलग अलग प्रकार के लेसन प्लान के अंतर्गत शामिल किए जाने होते हैं, बच्चे को कराना चाहिए। प्रश्न पूछने की पद्धति का अभ्यास, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका ही अब क्या होगी, इस सब का ध्यान रखते हुए प्रश्न पूछने की पद्धति का अभ्यास कराया जाना चाहिए। उत्तर प्राप्त करने की पद्धति एक अलग तरह की पद्धति होती है, इसका भी अभ्यास लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी क्लास में कराया जाना चाहिए। और बच्चा चूंकि अवलोकन करके आया है इन सब का, तो और इन सब की जानकारी अगर मौखिक भी दी जाएगी तो संकल्पना का निर्माण और अच्छे से होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की पद्धति, कब शिक्षण सामग्री का उपयोग कब करना है, कितनी देर करना है, उसके बारे में क्या क्या बताना है, तो ये सारी चीजों का अभ्यास बच्चे को चरण के अंतर्गत पाठ्य योजना के अंतर्गत कराया जाना चाहिए। श्यामपट्ट या अन्य कार्य पद्धति, अगर हम समावेशित कक्षा कक्ष में है या सामान्य कक्षा कक्ष में है तो वहां श्यामपट्ट का उपयोग करना है। विशेष विद्यालय में, विशेषकर दृष्टिबाधित विद्यालय में तो अन्य कार्य पद्धतियां हैं, उनका सारी चीजें हमें बच्चे को परिचित कराना होगा। फिर साथ में व्याख्या का उपयोग हम कैसे करेंगे, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, उदाहरणों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजों का अभ्यास बच्चे को कराना पड़ेगा। मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, किस प्रकार मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, जब हम कथन करने के बाद मूल्यांकन करते हैं वो मूल्यांकन कैसे होगा, पुनरावृत्ति के रूप में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो कैसे होगा। फिर साथ में एक महत्वपूर्ण है गृह कार्य का निर्धारण, क्योंकि जब लेसन प्लान बच्चा लास्ट में पहुंचता है बनाते हुए तो बस 2 लाइन बोल देता है कि आप याद करके चले आना, आप लिख के चले आना, उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो प्रभावित नहीं होता है, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि मतलब गृह कार्य एक सामान्य चीज नहीं है, वो घर भी उसमें आपने देखा होगा आजकल जो भी होमवर्क मिलते हैं पूरे घर के लोग इन्वॉल्व करके बच्चे का होमवर्क कराते हैं। उसका रीजन यही है कि कम से कम वो बच्चा सहयोगियों के साथ कार्य को संपन्न करे। और हमारा गृह कार्य जैसा कि सर का निर्देश है कि इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जानी है, तो उसमें हम जब एग्जामिनर के रूप में जाते हैं तो कल और आज बहुत सारे सुझाव आए और अच्छे सुझाव आए, उन पद्धतियों को भी हम अपना सकते हैं अवलोकन के लिए। और ये हमारी भी तरफ से उसी क्रम में कुछ
प्रश्न हैं जिनकी एक प्रश्नावली बनाकर और बच्चे से हम पूछ सकते हैं मौखिक रूप में। दूसरा है निर्मित पाठ्य योजनाओं का निरीक्षण कर, जो पाठ्य योजनाएं उसने बनाई हैं वो किस प्रकार से बनाई हैं, उसका प्रस्तावना कैसा है, उसका शिक्षण बिंदु क्या चयन किया है, टीएलएम का चयन क्या किया है, ये सारी चीजों पाठ्य योजना से संबंधित कौशलों तथा पद्धतियों की लिखित परीक्षा का आयोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी पद्धतियां हैं जिनको प्रस्तुतिकरण के दौरान और मौखिक प्रश्नों के दौरान सारी चीजें नहीं पूछी जा सकती। समय का अभाव है, अभी चर्चा भी हुई थी कि समय का अभाव होता है, बहुत कम समय बच्चे को दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सारे बच्चों की सामूहिक एक पाठ्य योजना से संबंधित जो कौशल हैं उनकी प्रश्नावली करके एक परीक्षा ले ली जाए तो उसमें भी उनका अच्छे से मूल्यांकन किया जा सकता है। और एक प्रकार यह भी हो सकता है लिखित भी परीक्षा कराई जा सकती है, मौखिक परीक्षा तथा पाठ्य योजना प्रस्तुतिकरण, ये तीनों का मिला जुला रूप प्रस्तुत करके और उस बच्चे का हम मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। ये इस पेपर का मूल्यांकन